हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। एंड इस वीडियो में हम लोग JNU MA सोशियोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर्स में से कुछ क्वेश्चंस पे हम डिस्कशन करेंगे। एंड क्वेश्चंस मेनली मार्क्स से रिलेटेड है। एंड जो भी ऑप्शंस होंगे उसमें जो भी सोशियोलॉजिकल थ्योरीज कनेक्ट हो रही होंगी उस पर भी हम थोड़ी बात करेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट which of the following positions reflect the ground rules of relevance of knowledge from the vantage point of Marxist sociology? So सबसे पहले हमें यहीं पे क्लियर हो गया कि हमें जो जितनी भी ऑप्शंस गिवन है इन्हें मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी के वैंटेज पॉइंट से स्टडी करना है और ये बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं। सो जो पहली स्टेटमेंट है वो हमें ये कह रही है कि इट इज़ नॉट इनफ दैट थॉट शुड सीक टू रियलाइज इटसेल्फ, रियलिटी मस्ट ऑल्सो स्ट्राइव टूवर्ड्स थॉट। तो यहाँ पे लाइक क्लियरली दिख रहा है कि हाँ, ये मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजी के हिसाब से सही स्टेटमेंट है। वाई? बिकॉज यहाँ पे मार्क्स क्लियरली ये बोल रहे हैं कि थॉट की एज इन यहाँ पे वो डिस्क्रिपेंसी की बात कर रहे हैं जो कि थ्योरी और प्रैक्टिकल नीड्स के बीच में एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि रियलिटी के अंदर अगर मार्क्सिस्ट जिस रेवोल्यूशन की बात करते हैं अगर वो कभी भी होना होगा या कभी भी अगर वो एग्जिस्टेंस में आएगा तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन थियोरेटिकल नीड्स की वो बात कर रहे हैं वो रियलिटी से कनेक्ट कर पाए। उसकी जिम्मेदारी एक हद तक रियलिटी की भी है। तो हमें यहाँ पे क्लास स्ट्रगल से रिलेटेड कंसेप्ट नज़र आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स ये सेंटेंस सही है। हम सेकेंड स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियरली विजिबल है कि वो मार्क्सिस्ट वैंटेज पॉइंट के हिसाब से करेक्ट है। वाई? बिकॉज हेयर अगर आप में से किसी ने मार्क्स के ओरिजिनल वर्क्स पढ़े होंगे उसमें आई थिंक कैपिटल वॉल्यूम 1 के अंदर मार्क्स ने ये वाली बात कही है कि इट इज़ ओनली व्हेन कॉन्शियसनेस स्टैंड्स इन रिलेशन टू रियलिटी कैन थ्योरी एंड प्रैक्टिस बी यूनाइटेड। तो यहाँ पे ये लाइक बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि जब आपकी थ्योरी और आपकी रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस है वो कम होगा तभी क्लास कॉन्शियसनेस क्रिएट हो पाएगी। और मार्क्सिस्ट थ्योरी इज़ ऑल अबाउट क्लास स्ट्रगल, और क्लास स्ट्रगल के एंड में हमें रिजल्ट क्या चाहिए? हमें रेवोल्यूशन चाहिए। सो क्लास कॉन्शियसनेस उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स दिस स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो करेक्ट अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट वैंटेज पॉइंट। एंड इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट, emergence of consciousness must become the decisive step and the historical function of theory is to make this step a practical possibility। तो ये जो आखिरी पार्ट है इस सेंटेंस का, फंक्शन ऑफ थ्योरी इज टू मेक दिस स्टेप अ प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी। कौन से स्टेप की बात कर रहे हैं? दे आर टॉकिंग अबाउट कॉन्शियसनेस ओनली, इमर्जेंस ऑफ कॉन्शियसनेस। विच काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस? क्लास कॉन्शियसनेस। तो जैसे हमें पता है कि मार्क्स बेसिकली इकोनॉमिक बेसिस पे सोसाइटी को दो पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, द हैव्स एंड द हैव नॉट्स। द हैव्स बीइंग द बॉर्जोआ एंड द हैव नॉट्स आर रेफर्ड टू एज द प्रोलेटेरिएट in Marxist sociology. So yes, this statement is also correct according to Marxism. And if we go to the next question, इस तरह के क्वेश्चंस में आपके पास दो स्टेटमेंट्स हैं एंड हमें जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन ABCD में से है वो चूज़ करना होगा। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट कार्ल मार्क्स स्कॉलरशिप कैन नॉट बी कन्फाइंड टू अ सिंगल एकेडमिक डिसिप्लिन। लाइक ये बहुत सिंपल है बिकॉज ऑब्वियसली कार्ल मार्क्स को सिर्फ अभी हम सोशियोलॉजी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। स्टूडेंट्स फ्रॉम हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक्स एंड अ लॉट ऑफ अदर सोशल साइंस डिसिप्लिन्स ऑल्सो रीड अबाउट कार्ल मार्क्स एंड ऑफकोर्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सेकेंड स्टेटमेंट ये कह रही है दैट अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स द आइडियल इज नथिंग एल्स than the material world reflected in human mind and translated into forms of thought। यहाँ पे भी ये स्टेटमेंट मार्क्स ने कैपिटल में इसके बारे में बात की है। बेसिकली मार्क्स यहाँ पे अपने आइडियाज़ और हेगेलियन आइडियाज़ के बीच में कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करते हुए ये वाली बात कह रहे थे कि जैसे कि हमें पता है हेगल के कंसेप्ट्स के अंदर आइडियाज़ मेन चीज़ होती है और आइडिया से ही मटेरियल रियलिटी ड्रॉ हो रही होती है। वेयरएज मार्क्स में ऐसा नहीं है। मार्क्स टॉक्स अबाउट मटेरियल रियलिटी। उनके थ्योरी का कोर मटेरियल रियलिटी आता है यहाँ पे। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम मटेरियल रियलिटी की वजह से ही सब चीज़ें शेप हो रही होती है, इवन आइडियाज़ ऑल्सो। यहाँ पे मार्क्स उसी की बात कर रहे हैं। तो लाइक ऑफकोर्स दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। किसी ने भी अगर मार्क्स को लाइक बेसिक पढ़ा होगा तो ये
पॉइंट्स क्लियरली विजिबल होंगे, एंड इसका आंसर ऑब्वियसली सी है बिकॉज स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट. एंड इफ़ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे हमें करेक्ट पेयर को पॉइंट आउट करना है. एंड टैलकट पार्सन्स ने सोशल सिस्टम्स की थ्योरी दी थी. हम इनके ऊपर इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाएंगे. टैलकट पार्सन्स इज he has been a pioneer of functionalism in sociology, and particularly अमेरिका में काफ़ी माने हुए सोशोलॉजिस्ट रहे हैं ये. इन्होंने सोशल सिस्टम्स की थ्योरी दी थी जिसके अंदर बेसिकली AGIL मॉडल था, एंड ये सोसाइटी को एक सिस्टम के तौर पे देखते थे. एंड सिर्फ उस सिस्टम के अंदर बहुत सारे सब सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जिसके अपने पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, इसलिए इसे स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट के परस्पेक्टिव में भी रखा जाता है. वेयरएज मैक्स वेबर ने सोशल एक्शन की बात की थी. कहीं पे भी सोशल एक्शन है तो सबसे पहला फोकस मैक्स वेबर पे जाना चाहिए. टैलकट पार्सन्स ने भी सोशल एक्शन की बात की है, हालांकि जो उनके कंडीशंस कह लीजिए या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स है सोशल एक्शन के, वो डिफरेंट है मैक्स वेबर से. जैसे फॉर एग्जांपल मैक्स वेबर जब सोशल एक्शन की बात करते हैं तो उसकी प्राइम कंडीशन ये होती है दैट किसी भी एक्शन को सोशल एक्शन तभी माना जाता है जब whenever it's being oriented towards someone else, towards the other person or a group of people. Whereas जो टैलकट पार्सन्स ने कंडीशंस दिए उसमें 4 कंडीशंस थी. सो पहली कंडीशन तो यही थी कि सोशल सिचुएशन के अंदर एक कोई भी सोशल एक्शन अगर हो रहा है तो किसी सोशल सिचुएशन में होगा, विच बेसिकली मीन्स दैट किसी भी एक्टर का किसी भी सोसाइटी का पहले मेंबर होना बहुत ज़रूरी है, एंड तभी वो सोशल एक्शन परफॉर्म कर पाएंगे. एंड सेकंड कंडीशन इन्होंने ये दी थी दैट एनी एक्शन लाइक इट हैज़ टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल. यानी कि किसी भी तरीके का सोशल एक्शन तभी सोशल एक्शन माना जाएगा अगर वो किसी गोल को अटेन करने के लिए किया जा रहा है. वो सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन एक्टर इज़ मोटिवेटेड. एंड थर्ड जो कंडीशन दी थी वो ये थी दैट एक्शन इज़ रेगुलेटेड बाय नॉर्म्स एंड वैल्यूज़. सोसाइटी में कोई भी काम कोई भी किसी कारण से करता है तो वो कारण जो है वो सोशलाइजेशन के थ्रू डिराइव किए जाते हैं, और नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ जो होती हैं वो उन्हें गाइड कर रही होती है. whereas the fourth condition was very simple, that any social action involves investment of energy. So this is about Talcott Parsons' version of social action. And the third option is मेल गेज. जहाँ पे भी मेल गेज का कंसेप्ट है, सबसे पहले इसकी बात लॉरा मल्वी ने ही की थी. एंड अगर हम मेल गेज की बात करते हैं तो 1973 वाज द ईयर व्हेन सबसे पहले इस टर्म को कॉइन किया गया था. मेल गेज हैज़ बीन अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्पेशली इन जेंडर स्टडीज़ बिकॉज जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट मेल गेज इट मीन्स दैट किसी भी व्हेनेवर वी लुक एट अ वुमन, किसी भी महिला को समाज में देखने का जो नज़रिया होता है वो किसी भी हेट्रोसेक्सुअल मैन के नज़रिए से देखा जाता है. और इसके एग्जांपल्स बहुत सारे हैं. लाइक फॉर एग्जांपल अगर कोई भी मूवीज़ देखता होगा, सबसे ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स हमें सिनेमा में नज़र आते हैं. जैसे रिसेंटली बहुत पॉपुलर मूवी आई थी जुमांजी, उसके अंदर ये चीज़ विजिबल थी. एंड अ लॉट ऑफ अदर मूवीज़, फॉर एग्जाम्पल इवन movies related to children, movies like Aladdin also, you can readily locate male gaze उन movies के अंदर जो कि बच्चों के लिए भी बनाई जा रही है. So Laura Mulvey is the correct answer over here. male gaze का concept उन्होंने ही दिया था. and of course कार्ल मार्क्स ने class struggle के बारे में बहुत बात की है. So D would be the correct answer over here because all the 4 pairs are right. And if we talk about the next question, the question is asking us that which among the following theories will come under category of conflict theory. So of course, like Marxist theory is the one which talks about conflict theory because Marx ने basically conflict की ही बात करी है because he's talking about power differential. So ये कह रहे हैं दैट सोसाइटी के अंदर इकोनॉमिकली डोमिनेंट जो लोग हैं वो सोसाइटी को इस हिसाब से काम करवाते हैं, उस हिसाब से सोसाइटी को फंक्शन करवाते हैं कि बेनिफिट्स और सभी तरीके के सिर्फ इकोनॉमिकली डोमिनेंट क्लास को ही मिले, जो कि हैव्स हैं, जिन्हें हम मार्क्सिस्ट टर्म में बॉर्जुआ भी कहते हैं. सो ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट कन्फ्लिक्ट. मार्क्स कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट थे.
इसके अलावा बहुत सारे और कन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट हम पढ़ेंगे आगे, और उस पर अलग वीडियोस भी बनेगी. फंक्शनलिज्म हाउएवर इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक टोटली अपोजिट टू कन्फ्लिक्ट थ्योरी. एंड फंक्शनलिज्म a lot of like hunky dory people, उनके लिए सोसाइटी के अंदर कन्फ्लिक्ट है ही नहीं, एंड दे आर वेरी हैप्पी पीपल. सोसाइटी में कोई भी चीज़ अगर है, कोई भी तरीके का कैटेगराइजेशन या किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर, अगर हायरार्किकल स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करता है, तो वो सोसाइटी की फंक्शनिंग में हेल्प करने के लिए ही कर रहा है. जब भी कहीं पे भी फंक्शनलिज्म की बात आती है, पहला नाम माइंड में इमाइल दुर्खाइम का आता है. और इमाइल दुर्खाइम का बेसिकली ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द डिसिप्लिन ऑफ सोशियोलॉजी, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स कार्ल मार्क्स एंड मैक्स वेबर. एंड ग्राउंडेड थ्योरी इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग. ग्राउंडेड थ्योरी में हम लोग जैसे जेएनयू में बहुत ये देखा जाता है, ग्राउंडेड थ्योरी में हम डेटा कलेक्ट करते हैं, एंड देन उन डेटा के बेसिस में हम उन डेटा के अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, और उन पैटर्न्स के बेसिस पे हम कुछ कंक्लूजन्स पे आते हैं. सो बेसिकली दोज कंक्लूजन्स आर ग्राउंडेड इन दैट डेटा. ग्राउंडेड का मतलब ही यही है कि वो किसी जगह पे या किसी फिनोमिनन, किसी कंटेंट में बेस्ड है. सो उसे हम ग्राउंडेड थ्योरी कहते हैं. उसे हम कन्फ्लिक्ट से तो जोड़ डायरेक्टली नहीं सकते. सो ऑफ कोर्स ए वुड बी दी करेक्ट आंसर होगा है. And I hope this video is helpful to all those students who are preparing for JNU MS Sociology, and we'll come up with other videos also focusing upon major theorists and thinkers. Thank you so much for watching.